नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की और साथ ही आधुनिक तकनीक के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। सामान्य तौर पर यह मान्यता लोगों के मन में बनी हुई है कि कृषि शिक्षा भी लेकर नौकरी की तरफ ही बढ़ना, ये माइंडसेट हमको तोड़ना पड़ेगा। और ये माइंडसेट तोड़ना है तो स्कूली शिक्षा से ही ये मानसिकता हमको बनाना पड़ेगी। कृषि के क्षेत्र में लोग शिक्षित हों, साइंटिस्ट बने, लेकिन साथ साथ अच्छे कृषक बने, यह भी ज़रूरी है। और स्कूल शिक्षा में कृषि के प्रति अगर रुझान होगा तो निश्चित रूप से वो बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए अथवा न जाए तो भी ये कृषि की शिक्षा उसके काम आएगी। और अगर वो शिक्षा के अन्य क्षेत्र में जाकर भी कीर्तिमान स्थापित करता है, लेकिन बेसिक में अगर कृषि जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से वो कृषि को भी महत्व देगा। और कृषि को जब महत्व आदमी के मन में रहेगा तो निश्चित रूप से भारत की कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील होगी। इसलिए आज ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि स्कूली शिक्षा में भी कृषि का पाठ्यक्रम रहे और लोग उससे जुड़ें। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जब नई शिक्षा नीति की बात की थी, उस समय भी यह बात कही थी। और अभी जब नेचुरल फार्मिंग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम को लॉन्च किया, तब भी ये कहा कि खेती के पाठ्यक्रम के साथ साथ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी पाठ्यक्रम एग्रीकल्चर में होना चाहिए। उस पर आईसीआर लगातार काम कर रहा है। तो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसको भी इम्प्रूव वर्तमान परिवेश के हिसाब से करने की कोशिश की जा रही है। और अगर स्कूल शिक्षा में कृषि जुड़ेगी तो निश्चित रूप से इसके दीर्घगामी परिणाम होंगे। आज का ये जो चर्चा है उसका उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम स्कूल एजुकेशन और विशेष रूप में सेकेंडरी स्कूल में हम कृषि को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि +2 में हमें फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। और बायोलॉजी में भी अलग अलग सेक्शन भी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, कई बार वो भी अलग अलग किया जाता है। और जियोग्राफी, फोटोग्राफी भी पढ़ाया जाता है, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट है। तो इसलिए एग्रीकल्चर साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहिए, ताकि उसमें सारे विज्ञान संबंधित जितना हमारे विचार हैं, प्रोसेसेस हैं और जितने बातें हैं, उसको अट्रैक्टिव करते हुए, बच्चों के ध्यान आकर्षण करते हुए उसको बताया जाए, पढ़ाया जाए, और ताकि बच्चे कृषि के प्रति आकर्षित हो। और उसके साथ साथ उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि वोकेशनल एजुकेशन अगर उसी स्टेज में उसी दिशा में हम थोड़ा सा ओरिएंट करें स्टूडेंट्स को, तो जो आगे उच्चतर शिक्षा लाभ करना नहीं चाहता है, तो वोकेशनल एजुकेशन अगर रहेगा तो वो जाके अपना काम कर सकता है, उद्यमी बन सकता है। और काफ़ी उद्यम, कृषि संबंधित, कृषि भित्तिक उद्यम करते हुए युवा वर्ग लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। किस तरह से हम कृषि शिक्षा को स्कूल लेवल पर हम ले जाएं, जिससे कि बच्चों को पता लगे कि कृषि का क्या महत्व है, जो बच्चे खाते हैं वो कहाँ से आता है, और किस तरह से हम अपने देश को कृषि शिक्षा को इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किस तरह से हम अपने पर्यावरण को समझ सकते हैं, किस तरह से हम अपना जो दूध है, जो दही है, जो
बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, इनके बारे में हम कैसे समझ सकते हैं जिससे कि बच्चे ये समझ पाएँ कि कितनी मेहनत से हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक, हमारा पूरा अनुसंधान का जो एक प्रणाली है, ये किस तरह से हमें सहायता कर रहा है, हमें इसको मुहैया कराने में। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जितना जोर हम खाद्यान्न के उत्पादन पर दे रहे हैं, हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि खाने की बर्बादी भी हमें कम करनी है, क्योंकि जैसा कि आप सबको विदित है कि करीब 30% खाना हमारा बर्बाद होता है। तो जब आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपका 1 किलो चावल बनाने में आपको 3000 लीटर पानी चाहिए, जब आपको पता लगेगा कि 1 कप कॉफ़ी के लिए आपको 900 लीटर से 1000 लीटर तक पानी चाहिए, तो अगर आप इसको वेस्ट करते हैं खाने को, तो आप एक बहुत बड़ा रिसोर्स हमारा वेस्ट कर रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम के द्वारा हम ये भी लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपका जो रिसोर्सेस, जो हमारा आगे जाकर भविष्य में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो किस तरह से हमारे रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, हर तरह से संसाधन कम हो रहे हैं, और उन संसाधनों को हमें किस तरह से संचित करके रखना है, किस तरह से अपने फूड डाइवर्सिटी को हमें वाइडन करना है, किस तरह से इसको बड़ा रूप देना है। जो हम काम करेंगे इसमें हम सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको साथ लेके चलेंगे, और क्योंकि इसमें एनसीईआरटी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जहाँ भी चलता है वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कृषि का जो पाठ्यक्रम है इसको हम इसमें इंक्लूड करें, और किस तरह से हम इसमें चाहे वो राज्य हैं, चाहे केंद्रीय स्कूल हैं, जहाँ भी हैं, उनको किस तरह से हम इसको इंक्लूड कर सकें, जिससे कि सही मायने में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा।
यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं विकास सिंह से। जी हाँ, जानिए कैसे विकास ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके डेयरी फार्मिंग को और लाभकारी बनाया, साथ ही अन्य किसानों के लिए भी वो प्रेरणा बने हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान आज के समय में डेयरी के व्यवसाय को और बेहतर तरीके से अपना सकते हैं और नई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। खेती में कामयाबी मिल पाना ये एक बेहद कठिन परिश्रम और लंबे समय के इंतजार का फल होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान की, जिन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत तो की है, साथ ही लंबे वक्त तक कामयाबी का इंतजार भी किया है। इनका नाम है विकास सिंह। इनका जन्म फरीदाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता खेती करते थे। विकास को भी खेत से बेहद लगाव था, लेकिन जब उन्हें भविष्य चुनने का मौका मिला तो उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। विकास सिंह ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर अपने पिता के साथ ही काम करना शुरू कर दिया। वो अपने पिता के साथ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम देखने लगे। विकास सिंह अपने पिता के साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बेचैन थे। शायद उनकी ये बेचैनी अपनी जमीन और जड़ों से दूर होने की ही थी। ये बेचैनी उनके खेत की थी, जो उन्हें अपने पास बुला रहा था। चारों ओर फैले खेत विकास को आवाज देते प्रतीत होते थे। फिर क्या था, विकास सिंह ने फैसला कर लिया कि माटी से जो रिश्ता है उसको निभाना है। विकास ने डेयरी फार्मिंग करने का मन बना लिया। विकास सिंह ने 7 गायें खरीद ली और जिस जमीन पर पहले केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, वहां दूध का काम शुरू किया। विकास सिंह का डेयरी फार्म खोलना एक व्यवसाय ही था, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर मकसद भी था। वो जानते थे कि आज के दौर में शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है। वो खुद लंबे समय से दूध पीना छोड़ चुके थे। डेयरी फार्म के जरिए वो लोगों को शुद्ध दूध सप्लाई करना चाहते थे। विकास सिंह की दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती। गायों को चारा देना, उनकी देखभाल विकास सिंह स्वयं करते थे। वो जानते थे कि इन गायों से ही उनके भविष्य का निर्माण होना है। इसीलिए उन्होंने डेयरी फार्मिंग के विभिन्न कार्यों को बड़ी ही बारीकी से किया। गायों से प्राप्त दूध को बाजार में सही तरीके से बेचना भी जरूरी था। विकास जानते थे कि ये काम आसान नहीं है। लोगों को इस बात के लिए राजी करना कि वो उनकी डेयरी का ही दूध ले, ये काम मुश्किल तो था, पर असंभव नहीं। विकास के मित्रों का एक बड़ा दायरा था, जिन पर विकास सिंह को भरोसा था। विकास को ये भी यकीन था कि इस मामले में उनके मित्र उनकी मदद करेंगे। और दूसरा, विकास ने अपने दूध की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया। विकास सिंह अपनी डेयरी पर जो भी दूध निकालते हैं, उसकी खास बात यह है कि वो मशीनों से निकाला जाता है। नई पद्धति से जुड़कर विकास सिंह ने अपने काम को एक नई गति दी है और वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनकी डेयरी का दूध इनके गांव के साथ साथ आसपास के गांव में जाने लगा है, जिसके लिए विकास ने अपनी डेयरी के प्रचार प्रसार पर खासा ध्यान भी दिया है। लोगों के घरों तक दूध पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया है। दूध निकालने के बाद विभिन्न चरणों से गुजरते हुए दूध डिब्बों में पैक हो जाता है। इन दूध के डिब्बों को गाड़ी में बड़े सलीके से रखवाया जाता है। किन किन घरों में दूध जाना है, इनकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है। इसके बाद दूध की आपूर्ति के लिए विकास सिंह खुद ही गाड़ी लेकर निकलते हैं और लोगों के घरों तक दूध को पहुंचाते हैं। विकास सिंह अपने इस डेयरी फार्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो इसके विस्तार के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा है कि वो देसी गायों के दूध को तवज्जो दें, क्योंकि वो जानते हैं कि देसी गायों का दूध ज्यादा शुद्ध और पौष्टिक होता है।
साथ ही वो ये भी जानते हैं कि दूध का वैल्यू एडिशन करके अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। वो निकटतम भविष्य में इस काम को भी अपनाकर अपनी वार्षिक आय बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षित विकास सिंह शिक्षा के फायदों से भी भली भांति वाकिफ हैं। वो मानते हैं कि शिक्षा इंसान को कोई भी काम बेहतर ढंग से करना सिखाती है। यही कारण है कि वो डेयरी फार्मिंग के सारे काम आधुनिक तकनीकों के साथ कर रहे हैं। तो ये थी विकास सिंह की कामयाबी की कहानी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, बताएंगे आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान अपनी मिट्टी की सेहत की जांच करवा सकते हैं, साथ ही इस बारे में भी पता लगवा सकते हैं कि उनकी मिट्टी कितनी स्वस्थ है या फिर किन पोषक तत्वों की कमी है, और ऐसा जानने के बाद वो उचित कदम उठा सकते हैं ताकि मिट्टी को और उपजाऊ बनाया जा सके। तो कैसे हमारे किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ ले सकते हैं, कैसे अपनी मिट्टी की जाँच करवा सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया।
एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके सुझाव और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें या फिर कोई आपका सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आपके पत्र और आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और देखें YouTube चैनल पर हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि दर्शन के एक और अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।